मेरा नाम सुषमा है। आज मेरे नंद के बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में घर पर पूजा रखवाई गई थी और मैंने पूजा के लिए आए हुए सामान को हाथ लगा दिया था। बस फिर क्या था, मेरी सास ने वो देख लिया और जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगी कि तूने उस सामान को हाथ लगाया ही क्यों? तुझे इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती कि नीता के बेटे की जन्मदिन की पूजा का सामान है और इसे तुझ जैसी बांझ औरत ने हाथ लगाया है। ये तो अपशगुन होता है। ऐसा तो नहीं कि तुझे अपनी नंद का सुख देखा नहीं जा रहा है। इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। फिर भी अपनी भावनाओं को दबाते हुए मैंने कहा, माँ जी, मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। उतने में मेरी नंद नीता, जो मेरी नंद कम और सहेली ज्यादा थी, मुझे ताना मारते हुए कहने लगी कि भाभी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शायद मेरा माँ बनना तुमसे देखा नहीं जा रहा है। इतना अपमान सहन करने के बाद में मैं उदास चेहरे के साथ अपने पति की तरफ देखने लगी। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ से कुछ तो कहेंगे, पर वो मुझे उल्टा सुनाने लगे कि तुम तो नीता को अपनी बहन की तरह मानती हो ना, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये बोलना सुनकर तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि कोई भी स्त्री सास और नंद के ताने सहन कर सकती है, पर अगर उसका अपना पति, जिसे उसने अपना सब कुछ माना हो, जिसके साथ साथ जन्म रहने की कसम खाई हो, अगर वो ऐसा कुछ कहे तो फिर उससे क्या कर पाएगी? मैं रोती रोती जाकर किचन में काम करने लग गई। एक बांझ औरत पूजा साहित्य में हाथ तक नहीं लगा सकती, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं सोचने लगी कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? खुद एक औरत के हाथ में थोड़ी ना होता है। मेरी सास एक स्कूल टीचर थी, मेरी नंद ने लॉ कर रखा था और मेरे पति एक इंजीनियर थे, और मुझे हैरानी इस बात की होती कि इतने पढ़े लिखे लोगों के विचार इतने परंपरावादी है कि सिर्फ पूजा के सामान को हाथ लगा दिया तो आप शगुन हो गया। मुझे आज भी याद है कि किस तरह मैं और विनय पहली बार ऑफिस में मिले थे। ऑफिस ज्वाइन किए मुझे कुछ और दिन हुए थे। मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी और बॉस के साथ वहां बैठे सभी लोगों ने मेरी प्रेजेंटेशन की काफी तारीफ की और विनय मेरी प्रेजेंटेशन से काफी प्रभावित हुआ। एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते करते हम दोनों कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, ये हमें भी पता नहीं चला। घर वालों को जब बताया तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई। मेरे सास ससुर और नंद का बहुत अच्छा स्वभाव था। इतना अच्छा पति मुझे मिला है, इसीलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। विनय ने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के 2-3 साल तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पहले लाइफ एंजॉय करेंगे, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, और शायद इसीलिए घर वाले भी 2-3 साल तक बच्चों को लेकर कुछ नहीं बोले। लेकिन शादी को 5 साल होते ही घर के लोग ताने मारने लगे। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए विनय ने भी मुझे पहले कुछ नहीं बोला, पर अब वह भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। वो मुझे सिर्फ काम होने तक ही बात करता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। पर मैं अपना दुख बताऊं तो कैसे बताऊं और कौन मुझे समझ लेगा? आज हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे। मैं सोचने लगी थी कि आज विनय अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे विश जरूर करेगा, इसीलिए मैंने उसकी पसंद की क्रोकरी में नाश्ता दिया, पर उसने शांति से नाश्ता किया और एक भी शब्द ना कहते हुए चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस जाने के बाद मैंने ऑफिस में फोन करके ये बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर छुट्टी ले ली ताकि विनय को अच्छा सा सरप्राइज दे सकूं। सीरियसली, मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? लेकिन फिर भी मैंने रात के खाने में पालक पनीर कोफ्ते की सब्जी और भी बहुत कुछ बनाया। बेडरूम सुंदर फूलों से और मोमबत्तियां से सजा और उसकी पसंद की लाल रंग की बॉर्डर की साड़ी पहनी।
मुझे आज पूरा यकीन था कि विनय आज उसकी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा और मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए राजी कर लूंगी। लेकिन जब वो घर आया, उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे लगा कि शायद बेडरूम में जाकर विश करेगा और सब कुछ उल्टा ही हो गया। विश करना तो दूर, उससे मेरी तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद मुझसे ही नहीं रहा गया और मैं ही उससे बोली पड़ी, विनय आज अपनी शादी की सालगिरह है, वह भी भूल गए क्या तुम? ये सुनते ही वह कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ये दिन तो भूलना भी चाहूं तो भी मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि आज ही के दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ गई थी। उसकी ऐसे शब्द सुनकर मानो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अपने आंसुओं को रोकते हुए कहने लगी, क्या हम बच्चा गोद नहीं ले सकते? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है और इस पर अपनी कितनी बार बहस हो चुकी है कि मैं दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून खुद नहीं ले सकता। मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए, जो तुम मुझे इस जन्म में नहीं दे सकती। और हाँ, आज अपनी शादी की सालगिरह है तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं सोचने लगी कि जिस इंसान ने बार बार ना की रट लगा रखी हो, वह मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया होगा। मैं भी बहुत उत्सुकता से उसे खोलने लगी। अंदर जब देखा तो उसमें तलाक के पेपर थे। उन पेपर्स को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान मेरी इतनी तारीफ करता था, इतना प्यार करता था, हर तरह की समय मेरा साथ दिया, आज सिर्फ बच्चे के लिए मुझे तलाक दे देगा। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही टूट पड़ा मुझ पर। लग रहा था जोर जोर से रोऊं, लेकिन अपने आप को संभालते हुए तुरंत ही तलाक के पेपर पर साइन कर दिए, क्योंकि जब उसके मन में मेरे लिए प्यार ही नहीं रहा तो ऐसे इंसान के साथ रहने में क्या फायदा। दूसरे दिन मैंने वो घर छोड़ दिया और विनय यही तो चाहता था। कुछ दिनों बाद मैंने बहुत कोशिश करके अपना ट्रांसफर दूसरी ब्रांच में करवा लिया, क्योंकि उसके साथ काम करना मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने जैसा था। 1 महीने बाद ही उसकी दूसरी शादी हो गई और 1 साल बाद पता चला कि उसे बेटा हुआ है। बेटा होने की खुशी में उसने पार्टी रखी थी। पार्टी में मुझे भी बुलाया था ताकि वो मेरा अपमान कर सके। मैं भी उसकी पार्टी में गई। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया और कहने लगा कि देखा, तुम्हें तलाक देने का फैसला मेरा कितना सही था। मैं बाप बन गया। मैंने बहुत ही नम्रता से उसे पिता बनने की बधाई दी। बाद में मैंने अपने साथ एक जो लिफाफा लाई थी उसे देते हुए कहा कि मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज गिफ्ट का नाम सुनकर वो थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि शादी की सालगिरह के दिन उसने भी मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट दिया था, तलाक के पेपर। ये सोचते हुए उसने वो लिफाफा खोला और सामने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जनवरी की कड़कड़ाती हुई ठंडी, पूरा पसीने से भी गया था, क्योंकि उसे लिफाफे के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। वो अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा और उसकी झुकी हुई नजर ने सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया था। मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेना है या नहीं। ऐसा कहकर मैं वहां से चली गई। दूसरे दिन वो और उसकी माँ मेरे घर आई। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। फिर वो कहने लगा, वो मेडिकल रिपोर्ट। मैंने उसे बताया कि तुम्हें याद है हम दोनों ने मेडिकल चेकअप करवाया था और किसी काम की वजह से तुम रिपोर्ट लाने नहीं जा पाए। फिर मैं अकेले ही गई थी। इस पर विनय कहने लगा कि हाँ, और फिर घर आने के बाद तुमने कहा कि कमी तुम में है। फिर तुम झूठ क्यों बोली? क्यों इतने दिन तक सभी के ताने सुने? क्या जरूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? मैंने कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगा कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम इस बात को सहन नहीं कर पाओगे और अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा क्या था, मेरी तो आदत थी ताने सुनने की, पर जब तुम मुझे सुनाने लगे फिर वह मुझे सहन नहीं हुआ। विनय कहने लगा कि
तो मैंने जब तुम्हें तलाक के पेपर दिए तब क्यों सच नहीं बताया? विनय, गलती मेरी है जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। जब तुम्हारा ही प्यार खत्म हो गया तो साथ रहकर भी क्या फायदा? सास मुझसे कहने लगी कि हमसे गलती हो गई बहू, हो सके तो हमें माफ कर दो और सब कुछ भूलकर हमारे साथ अपने घर चलो। तब मैंने उनसे कहा, बात माफ करने या ना करने की नहीं है, बात स्वाभिमान की है और अब मैं उसे घर में पैर नहीं रख सकती। विनय, अगले महीने मेरी शादी है और मैंने तुम्हें वो सरप्राइज गिफ्ट दिया क्योंकि मुझे देखना था कि यह सब जानकर तुम दूसरे का बच्चा, दूसरे का खून गोद लेते हो या नहीं। क्योंकि जब मैंने कहा था तब तुमने साफ मना कर दिया था। और इससे एक बात पता चलती है कि पुरुष हमेशा ही खुद के कर्तव्य को बड़े होने का दिखावा करते हैं और भोली भाली औरत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर कमी एक पुरुष में भी हो सकती थी, ये भूल जाते हैं और आगे जाकर ऐसे ही व्यक्ति फंस जाते हैं और जब तक सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, जो पुरुष अहंकार के कारण एक स्त्री पर अत्याचार करता है उसके पीछे भगवान होता है। ये भूलना नहीं चाहिए कि जीवन जीते हुए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और अगर खुद पर अन्याय होता है तो इस भी सहन मत करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।